हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज 18th जनवरी। चलिए देखते हैं क्या था। पहले तो संडे का देखते हैं, संडे को क्या न्यूज़ में आया था, क्या बनाने के नोट्स हैं। संडे को पेज 1 पे देखा होगा अपने सीएफआईटी के बारे में था। बेसिकली जो इंक्वायरी की प्रॉब हुई है, जिसमें जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में चले गए थे। तो उसमें जो इंक्वायरी हुई है, जो रिजल्ट निकला है वो सीएफआईटी निकला है, जो हमने 2 जनवरी 2022 को एनालिसिस किया था। उससे ज़्यादा उसमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 6 पे था इंडिया नेपाल, जहाँ पे वो भी रैली में गए थे और कुछ बोल दिया मोदी जी ने, तो थोड़ा सा बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में लिखा हुआ है इंडिया नेपाल का। 11 जनवरी 2021 याद रखिएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे जब आप, तो दिख जाएगा आपको जनवरी की प्ले लिस्ट। उसमें साफ साफ लिखा होगा जनवरी, और जो 2022 के उसमें लिखा हुआ है जनवरी 2022। तो सिर्फ जनवरी जो लिखा हुआ है उसको जाकर एनालिसिस करिए। इंडिया नेपाल बाउंड्री डिस्प्यूट छोटे से में बहुत आराम से दे रखा है, क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं हमारे, या बाउंड्री डिस्प्यूट कहेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं कह सकते हम नेपाल के साथ। इट इज़ बेटर कॉल्ड एज बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है। उसके बाद एक पेज 8 पे था, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को जो एड्स हैं या क्या है, उसमें दिखाया है कि $400 मिलियन जो है श्रीलंका को सार्क के करेंसी स्वैप अरेंजमेंट में हमने दिए। हमने पोस्टपोन की, जो हमारी सेटलमेंट होनी थी उसको हमने 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया। और दूसरा, अब हम $1 बिलियन दे रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटी श्रीलंका को, ताकि वो इंपोर्ट कर सके एसेंशियल आइटम्स, फूड एंड मेडिसिन। और दूसरा, हम $500 मिलियन और उनको दे रहे हैं ताकि वो इंपोर्ट कर सके फ्यूल फ्रॉम इंडिया। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या मेंस के आंसर राइटिंग में हो कि क्या रिलेशंस चल रहे हैं क्या नहीं, तो ये इट्स बेटर कि आपको, वैसे ना ज़्यादातर ये मेंस की बजाय ना आपको ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि इस कंट्री के साथ हमारा कैसा चल रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग सब देख रहे होंगे, श्रीलंका जो है कर्ज तले दबा जा रहा है चाइना के, एक डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है उसको। तो कैसे इंडिया उसकी हेल्प कर रहा है, क्या आउटकम्स हैं उसके, तो ये सब चीज़ें ना उसमें हेल्प करती हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद एक साइंस पेज पे था एनॉर्थोसाइट्स के बारे में। एनॉर्थोसाइट्स आपसे पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? ये बेसिकली लाइट रॉक्स होती हैं, जो सबसे अर्ली, मतलब कहते हैं कि जब मून बनने शुरू हुआ था उस टाइम जो रॉक्स बनी थी, लाइट रॉक्स, दैट आर कॉल्ड एनॉर्थोसाइट्स, याद रखेगा। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो था संडे में, उसमें थोड़ा सा अच्छा था। जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये क्या था कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील एंड ग्वातेमाला, ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट की थी डब्ल्यूटीओ में अगेंस्ट इंडिया, कि उन्होंने कहा था कि इंडिया जो सब्सिडीज़ दे रहा है शुगर प्रोड्यूसर्स को, वो रूल्स के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज़ जो दे रखे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक दे रहा हो चाहे एक्सपोर्ट के लिए दे रहा हो, वो लिमिट जो है, जो इम्पोज कर रखी है डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल्स में, उसको एक्सीड कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये आपके इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ रूल्स कितनी सब्सिडी आप दे सकते हो। तो उसमें बताया गया है कि सब्सिडीज़ जो है, कि जितनी भी आपकी सिर्फ ये शुगर की बात नहीं है, हर चीज़ की बात है, कि टोटल वैल्यू जितनी आपकी प्रोडक्शन हो रही है एक साल में, उसका 10% आप सब्सिडीज़ की तरह दे सकते हैं, ठीक है। उसको एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये कंट्री कह रही है कि इंडिया जो है वो इससे ज़्यादा दे रहा है, और उस वजह से क्या हुआ है कि इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है शुगर की, और उस वजह से ग्लोबल मार्केट में शुगर के प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं। 2 साल तक ये सब चलता रहा। अब दिसंबर में डब्ल्यूटीओ ने रूल किया है कि इंडिया की जो शुगर पॉलिसी है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फेवर कर रही है, उस पर कोई डाउट नहीं है, थ्रू सब्सिडीज़। और वो गलत है फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया को विड्रॉ करिए अपनी एलिस्ट प्रोहिबिटेड सब्सिडीज़, ठीक है। अब उस बाद इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने कहा है कि अब डब्ल्यूटीओ में, कि देखिए हम कोई डायरेक्ट सब्सिडीज़ नहीं दे रहे शुगर केन फार्मर्स को, और इसलिए हम वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी इंटरनेशनल ट्रेड रूल। इस वजह से हम लोग क्या गए, हम लोग गए हैं एपेलेट बॉडी पे। जैसे डब्ल्यूटीओ ने डिसीजन ले लिया, अब उसको काउंटर तो कर सकता है ना कहीं पे। तो हम गए डब्ल्यूटीओ एपेलेट बॉडी, ठीक है, वो हाईएस्ट बॉडी होती है। अब उन्होंने क्या है कि दूसरी कंट्रीज क्या आर्गूमेंट रख रही हैं, कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पहले तो मैंडेट करती है मिनिमम प्राइस, जिससे शुगर मिल्स को खरीदना पड़ेगा शुगर केन फ्रॉम फार्मर्स। और उन्होंने ये भी पॉइंट रखा है कि अगस्त लास्ट ईयर में जो सेंटर ने एफआरपी रखा था, फेयर एंड रेगुलेटरी प्राइस, वो रखा था 290 पर क्विंटल, और वो आज तक का हाईएस्ट है फॉर शुगर केन प्रोक्योरमेंट। उस वजह से क्या हुआ है कि सब किसानों ने, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने शुगर केन उगाना शुरू कर दिया। उस वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, उस वजह से शुगर प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि सेंटर ने उनके लोन्स जो थे वर्थ 3,000 करोड़ से ऊपर के, उनको रीस्ट्रक्चर करा है। और जो शुगर मिल्स के लोन्स थे,
जो बाय द शुगर डेवलपमेंट फंड। और इस असिस्टेंस के बिना ये शुगर मिल्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो शुगर केन प्रोक्योर कर सके फार्मर्स से एट द मिनिमम प्राइसेस जो डिक्टेट किया था गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा है कि सेंटर जो है और फंड्स भी एनकरेज करता रहता है ताकि एनकरेज कर सके शुगर मिल्स को कि वो एक्सपोर्ट करे शुगर, डिपेंडिंग ऑन द शुगर प्राइसेस इन द ग्लोबल मार्केट। ऐसा नहीं है अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो नहीं करता है, बट अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट यहाँ की जो इंडिया की है वो ना क्या करती है, सैंक्शन कर देती है फंड्स, ताकि यहाँ की शुगर मिल्स जो हैं एक्सपोर्ट करें जो उनका एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम देखा जाए तो 3500 करोड़ जो है सेंटर ने एलोकेट किए थे टू फंड द एक्सपोर्ट ऑफ 6 मिलियन टन्स ऑफ शुगर। अब डब्ल्यूटीओ एपीलेट बॉडी का डिसीजन आना है। अब अगर देखा जाए तो डब्ल्यूटीओ एपीलेट बॉडी का डिसीजन जो होता है वो कंसिडर होता है फाइनल। अगर उसके बाद भी अगर कोई कंट्री उसको मानने से मना कर देती है तो वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है अब सामने वाली कंट्रीज क्या रिटेलिएटरी एक्शंस लेती है। अब उसमें क्या होगा कि देखिए, अगर हिंदुस्तान ने सपोज करिए, पहली बात तो डब्ल्यूटीओ एपीलेट बॉडी में क्या है कि मेंबर्स की कमी बहुत चल रही है, बहुत पुराने पुराने केसेस उनके पास पड़े हैं। अगर सपोज लेट सपोज उनका डिसीजन आ भी गया, पहली बात तो आएगा ही नहीं 1 डेढ़ 2 साल, अगर आ भी गया तो इंडिया को क्या होगा, इंडिया अगर मना कर देता है मानने से, फिर जो कंट्रीज कंप्लेन कर रही हैं वो रिटेलिटरी एक्शंस ले सकती हैं। अब क्या हो सकता है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे वो लोग लगा सकते हैं, एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं, कोई मेजर्स ले सकते हैं, एंटी डंपिंग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही था। आज का देखते हैं अब क्या है। एक आज का देखिएगा, एक पेज वन पे आपने देखा होगा अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी में हुआ है, तो उसमें एनआईए का बारे में दे रखा था। देखिए, है ये बात 2019 की, बट क्या है कि अब ये दोबारा से आया है क्योंकि आपको पता है उन्होंने शिप भी सीज कर दिया था। उसके बाद इसके बाद थोड़े से एनआईए अमेंडमेंट्स का बारे में दे रखा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए भी। ये क्या है, एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आई थी, ये एम्पावर करता है एनआईए को कि वो टेरर अटैक्स टारगेटिंग इंडियंस एंड इंडियन इंटरेस्ट अब्रॉड, कि अगर कोई भी अटैक, टेरर अटैक हो रहा है इंडियंस पे या इंडिया की कोई प्रॉपर्टीज़ है या इंडिया का किसी जगह इंटरेस्ट है, चाहे वो अब्रॉड में हो, हिंदुस्तान की बाउंड्री में ना हो, वो बाहर भी होगा, तब भी वो एनआईए प्रॉप कर सकती है उस अटैक को, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड एट अदर ऑफेंसेस सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्कुलेशन ऑफ, या आपको याद रखिएगा और किस किस में कर सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कर सकती है, फेक करेंसी में कर सकती है, प्रोहिबिटेड आर्म्स में कर सकती है और साइबर टेररिज्म में कर सकती है, याद रखिएगा। क्योंकि इस लॉ में जो हमने अमेंडमेंट करी है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है सेक्शन 66F ऑफ आईटी एक्ट। उस वजह से क्या हुआ कि जो साइबर टेररिज्म है और इसमें इंक्लूड कर दिया गया इनकी पावर्स में, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, क्या था क्या नहीं था। ये कब आया था एनआईए, बेसिकली एनआईए आया था जब 26/11 का बॉम्बे में, आप सबको पता है 26 नवंबर में क्या हुआ था, जो सारा आपको सबको, इस पे तो मूवीज़ बहुत बन चुकी हैं, जो आज के टाइम के जो नए नए बच्चे भी हैं उनको ही पता होगा इस बारे में। तो जो 26/11 को हुआ था, तो उस वजह से 26/11 में 2008 में, तो उस वजह से तब होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये बॉडी लेके आए थे, तो एनआईए एक्ट लेके आए थे, तो उसको ये एनएक्ट हो गया था ये 31 दिसंबर 2008 में। उसके बाद एनआईए का जन्म हुआ था। एनआईए क्या फंक्शन करता है, एनआईए का एक दूसरा नाम अगर वैसे देखा जाए तो क्या है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये आपको याद रखना होगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ऐसे याद कर लेना, इस फंक्शनिंग ये ना भी याद रहे तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये स्टैचूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के अंडर बनी है, आपको याद होना चाहिए। और किसके अंडर आती है, किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और एक्ट लेके आए थे एनआईए एक्ट में कि शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के लिए जो एनआई ट्रायल कर रहा है, उसके लिए वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश कंस्टिट्यूट किए गए थे। और उनको कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद उनकी जो कॉम्पोजिशन है, जो जज होगा वो कौन होगा, उसमें बेसिकली जज जो था वो ये था कि जो स्पेशल कोर्ट रखी गई थी वो प्रिसाइड करेगा, जो जज इस पे प्रिसाइड करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। ये कई बार घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। एक पेज 3 पे देखा होगा आपने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह रखा है मैरिटल रेप के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस पर हमने प्रॉपर एनालिसिस किया था 15 अगस्त 2021 में, प्रॉपर नोट्स बना रखे थे हमने एडिटोरियल पढ़ के, तो प्लीज़ इसको सुनिएगा। उसमें पेज 3 पे आपने देखा होगा जहाँ पे नितिन गडकरी और साउथ की उनका था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे थे, तो उसमें मेन है पीएम गति शक्ति स्कीम। ये क्या है, इसको नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है कि हिंदुस्तान में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कोऑर्डिनेट करके करा जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उनको कम किया जा सके।
ये थोड़े से इसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो गति शक्ति स्कीम है, ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आया था 2019 में, उसका जो 110 लाख करोड़ का बजट है उसको भी अपने अंदर सबस्यूम कर लेगी। दूसरा क्या है, कटिंग लॉजिस्टिक्स खत्म करने के साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है, जो पोर्ट्स पे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो इसको इंक्रीज करना है। और जो टर्न अराउंड टाइम्स है कि शिप आने में और जाने में और हर चीज़ में प्रोसेसिंग में इतना टाइम ना लगे ताकि ट्रेड को बूस्ट किया जा सके, उसको रिड्यूस करना है। इसके हमने 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं, 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने हैं तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। 4G कनेक्टिविटी एक्सटेंड करनी है। बेसिकली जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सोच सकते हैं ना, वो सब कुछ इसमें आएगा। गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, 4G भी, हर चीज़ इसमें इंक्लूड करी जा रही है, ठीक है। उस पर एक इंटरनेशनल पेज पे देखोगे वोल्केनो एंड टोंगो। इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक तो मैप देखने की ज़रूरत है। दूसरा, जब आप अपनी बेसिक्स ज्योग्राफी में आप वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ेंगे, उसको थोड़े से अच्छे से याद रखना प्लीज़। और टोंगो को थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।